चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 मिशन को पूरा करने के बाद भारत अब सूरज के पास पहुंचने की तैयारी कर रहा है। जी हां, भारत बिल्कुल तैयार है अपने न्यू मिशन के साथ, जिसका नाम दिया गया है आदित्य L1 मिशन। यानी कि आप नाम से समझ गए होंगे आप, आदित्य यानी कि सूरज, तो मिशन तो सूरज से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका A to Z समझने के लिए हमारे साथ स्पेस इंडिया से अमन कुमार है। अमन जी, क्या है ये आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक पहला ऐसा मिशन है जो कि सूरज को पढ़ेगा, सूरज की स्टडी करेगा, जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है। इसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो हम एक ऑब्जर्वेटरी को, जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है, इस ऑब्जर्वेटरी को हम सन के पास भेजेंगे। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में भी दिख रहा है, जैसे ये जा पा रहा है। अगर मैं बात करूं सन की, तो सन जैसे हमको लगता है कि बड़ा शांत है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उधर बहुत सारी गतिविधियां उसमें चल रही हैं। अगर आप जब उसको पास से देखें, जैसे पिक्चर में दिख पा रहा है, इसके अंदर बहुत सारी गतिविधियां हैं। देखिए कैसे सोलर फ्लेयर्स निकल के आ रही हैं, इनको सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, प्रोमिनेंस का इफेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारी गतिविधियां इसमें चलती रहती है, कोई शांत नहीं है, ठीक है। सन, सूरज भी आप जानते हैं हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है, और हमारी पूरी पृथ्वी को, हमारे सारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, उसको एनर्जी सोलर सन से ही मिलती है, ठीक है। इसीलिए उसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आदित्य L1 मिशन है, वो एक, उसको L1 क्यों कहा गया है? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि आदित्य मिशन तो समझ आता है, लेकिन L1 क्यों? जी हाँ, L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। उस स्पेशल पॉइंट पे जो है हम इस हमारे ऑब्जर्वेटरी को, आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ताकि, और दूसरी खास बात है इस पॉइंट की, कि इस पॉइंट से हमें सन जो है बिना किसी झंझट के, बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी एकल्टेशन के पूरे टाइम विजिबल रहेगा और हम पूरी तरीके से उसकी स्टडी कर सकेंगे। अच्छा, तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट चूज किया गया है जिस पे अगर बात की जाए तो वो पूरी तरीके से जो है, जिस पे आपको दिखेगा। और ये देखिए, अच्छा, ये एक पिक्चर के माध्यम से, हाँ जी, देखिए ये है हमारा सन और अर्थ का सिस्टम। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। इस सिस्टम, इसी में जो है कुछ पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, जो L2, L1, L5, L3, L4, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है सन और अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसमें अगर L1 को आप देखें, जरा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट एकदम सन के सामने है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट बहुत बेहतरीन है सन की स्टडी करने के लिए। इसलिए हमने इस पॉइंट को, साइंटिस्ट ने, इसरो के साइंटिस्ट ने इस पॉइंट को चुना है। हमारा आदित्य L1 इस पॉइंट पे जाएगा और यहाँ पे जाके सन की पूरी स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा एक बार मैं बोलूँ आपको, जरा स्क्रीन पे दिखाएं तो आप ये समझे। अगर मैं इसको नहीं, ये रोटेट नहीं हो रहा है, हाँ, ये आप फिलहाल आप देखिए, ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, जहाँ से आदित्य L1 जाएगा, और ये सूरज है। तो सूरज की सीध पर ये पॉइंट मिला हुआ है जिसका नाम L1 है। बाकी भी कई पॉइंट्स आप देख रहे हैं, L3, L5 सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अर्थ से यहाँ पर जाकर ये सूरज की सीध पर बनेगा। और जैसे अमन बता रहे हैं कि कोई किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई एक्लिप्स का असर नहीं है, तो पूरा इसे पढ़ पाएंगे। किस तरीके का रूट रहता है, कैसे ऑर्बिट्स बनते हैं, अगर आप वो थोड़ा समझा पाए, कैसे बाहर जाएगा? जी हाँ, तो अगर हम इसके ऑर्बिट की बात करें, तो जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये देखिए, तो जिस दिन ये लॉन्च होएगा, वो जो है एक लो अर्थ ऑर्बिट में इंसर्ट होएगा सबसे पहले। उसके बाद इसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा और इसके ऑर्बिट जो है वो भी इंक्रीज करता जाएगा इलिप्टिकली। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इतनी स्पीड पालेगा, इतनी इसके अंदर स्पीड होगी हमारे प्रोब में, कि वो इस अर्थ के ग्रेविटी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, मतलब वो एरिया जहां तक अर्थ की ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, उसको बाहर निकल पाने की स्पीड ये हासिल कर लेगा। तो ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वही पाथ है जब वो निकल जाएगा, और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो वो उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि उस एरिया से बाहर हो जाएगा कि वो अर्थ की ग्रेविटी इस पे इफेक्ट नहीं कर पाएगी। और फिर ये जो है एक जो है बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी उसके जो है आगे चलता रहेगा, जिसे क्रूज फेज कहा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ से इसके बाद जो भी है, इसका ऑर्बिट यहाँ से यहाँ तक जाने का सब कुछ आदित्य L1 के अंदर जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं वो सब वो काम करेंगे। उसको यहाँ पे मिशन कंट्रोल से कुछ नहीं कंट्रोल किया जाएगा, सब ऑनबोर्ड मिशन ऑनबोर्ड कंप्यूटर ही संभालेगा। तो जैसे ही वो जो है, जैसे L1 पॉइंट के पास आएगा,
तो वो यहाँ पे क्रूज करेगा और वो अपने ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा, L1 पॉइंट के चारों तरफ घूमता रहेगा, इस पॉइंट के चारों तरफ घूमता रहेगा। अच्छा, ये क्योंकि अभी तमाम दर्शकों को भी याद होगा, क्योंकि हमने चंद्रयान के भी इसी तरीके के पहले ऑर्बिट्स बनते हुए देखे थे। अमन, ये बताइए ना, जब हमने देखा कि जब मून पे गया तो ऑर्बिट्स जो थे वो ऐसे ही थे। और यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस होता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब ये यहाँ जा रहा है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है इस टाइम पे, तो लेकिन जब हम ये L1 पॉइंट के पास आ जाएगा, इसको एक ऑर्बिट लेना है, तो इसलिए अपनी डायरेक्शन चेंज करके उस ऑर्बिट के अंदर आ रहा है। लेकिन जब चंद्रयान 3 की बात करें, उसमें हमको पता था कहाँ जाना है और उसको जो है लैंड करना था वहाँ पे, इसलिए जब वो चांद के चारों तरफ घूम रहा था, वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा था ताकि वो उसके पास आता रहे और एक टाइम पे आके फिर वो डिसेंट प्रोसेस को शुरू कर सके। ठीक है, तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, मैंने शायद इसमें सबसे पहली तस्वीर वो देखी थी, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि ये बताइए कि पहले तो ये आप ज़रा एक बार सूरज की तस्वीर के साथ शुरू कर लेते हैं। ये जानना चाह रही हूँ कि जब इस तरीके का ये सूरज है, आप बता रहे हैं कि जैसे हमको दिखता है नेकेड आई से कि बिल्कुल प्लेन एक सतह और ऑरेंज कलर का, और ये ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब इतनी हीट हमें पता है कि सन छोड़ता है, इतनी रोशनी, इतनी हीट, तो बचेगा कैसे ऑब्जर्वेटिव वो जिसको हम भेज रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, आप ये देखिए, ये हमारा है आदित्य L1 प्रो। इसमें देख सकते हैं अभी गोल्ड कलर की फॉइल चढ़ी हुई है, लेकिन ये गोल्ड की नहीं बनी हुई है। ठीक है, ये एक ऐसे अलॉय की बनी हुई है जो कि हीट रेजिस्टेंट है। ठीक है, इसकी बहुत सारी लेयर्स करके जो है इसके ऊपर चढ़ाया गया है ताकि इसके अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी वजह से, इसी इंसुलेशन की वजह से जो इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाने वाले हैं वो सब सेफ रहेंगे सन की इतनी ज्यादा हीट से। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं जो गोल्ड फॉइल से हमें नजर आता है, ये असल मतलब इसमें बहुत सारी लेयर्स लगी रहती है, ये भी यही है? जी हाँ, ये आपका जो है स्टोर्ड व्यू, मतलब कि ये आप देख सकते हैं, ये सोलर पैनल है, ये भी पैक्ड है। ठीक है, तो ये स्टोर्ड व्यू दिखा रखा है हमको अपना आदित्य L1 का, और ये आपका डिप्लॉयड व्यू है। इसके अंदर आपको सोलर पैनल्स खुले हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब जब ट्रैवल करेगा, हाँ, जब ये जाएगा करेगा तब ऐसे रहेगा, तो ऐसा रहेगा, और जब L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L1 पॉइंट दिख रहा है L1, यस, ये तो इधर ये देखिए पहुंचेगा, तो उसके बाद सोलर पैनल्स अपने खुल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आप ये बात आपने बताई, लेकिन ये ऑब्जर्वेटरी जो है ये क्या मतलब इसको लैब माने एक कि वो स्टडी करता रहेगा, ये कैसे डिफरेंट है जैसे हम चंद्रयान की बात करें या स्पेसक्राफ्ट जो जाते हैं उनसे क्या डिफरेंस है? यस, तो चंद्रयान की हम जैसे बात करें, चंद्रयान में भी जो विक्रम लैंडर है या प्रज्ञान रोवर है उसमें कुछ इक्विपमेंट्स थे। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि अपने साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वहाँ जा रहे हैं, जो कि सन की बेसिकली ये 3 लेयर को स्टडी करेगा, फोटोस्फेयर को, उसके बाद जो है क्रोमोस्फेयर, और उसके बाद जो है कोरोना, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सन की, उसको स्टडी करेंगे इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं। तो अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करूं इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, मैं पहले इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ आपको। तो ये जो है जितनी भी सन से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं उनको स्टडी करेगा, उसके सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, सन विंड्स, सोलर विंड्स, मतलब जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स वहाँ से आ रहे हैं अर्थ की तरफ, उनको स्टडी करेगा। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मिशन के। तो अब इनको स्टडी कौन करेगा? जैसे साइंटिस्ट होते हैं लैब में स्टडी करने के लिए, तो साइंटिस्ट होते हैं। अब वहाँ पे कोई इंसान नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पे इक्विपमेंट्स जा रहे हैं जिनको हम साइंस पेलोड्स कहते हैं। तो इसके अंदर पेलोड्स जब हम कहते हैं तो दर्शकों को बता दें आसान भाषा में, पेलोड्स बेसिकली ये है कि आपको इस मिशन से क्या हासिल है, क्या मिलने वाला, आपको किस चीज की स्टडी करने के लिए जा रहा है, तो पेलोड्स के बारे में आप ये बता रहे हैं। तो इसके अंदर टोटल 7 पेलोड यूज किए जा रहे हैं, 7 साइंटिफिक पेलोड्स हैं। जैसा कि पहले आप देख पा रहे हैं, पहला है वेल्सी, जो कि एक विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, जो कि क्या स्टडी करेगा, जो सन का कोरोना है उसको स्टडी करेगा, और जो कोरोनल मास इजेक्शन को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, तो अभी जैसा कि आपने पीछे जो स्टार्टिंग में हमने वीडियो देखी थी उसमें से कुछ चीजें निकल रही थी, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, जाते हुए का वीडियो हो गया। हाँ जी, इसके बाद जैसे ये कि यहाँ पे आएगा, ये देखिए, जैसे ये देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, ये एक छोटी सी फ्लेयर है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये फ्लेयर सन को छोड़ के निकल जाती है और ये अदर प्लैनेट्स की तरफ, धरती की तरफ भी आ रही होती है। लेकिन खुशकिस्मती से कहिए या प्रकृति की देन कहिए कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमको ऐसी हार्मफुल रेडिएशन, ऐसी हार्मफुल फिनोमिना से बचा लेती है। ठीक है, लेकिन
ये इतनी खतरनाक है कि जैसे अगर मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे चारों अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, जीपीएस सिस्टम है, वो सब जो है खराब हो जाएंगे और हमारी धरती पे पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। सारे पावर हाउस, सारे ट्रांसफार्मर सब ठप पड़ जाएंगे। तो ये इतना खतरनाक फिनोमिना है। और दूसरा कि जैसा आप जानते हैं हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं और भी सैटेलाइट्स हैं जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रही हैं। अब तो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स आ रही हैं हमारे सन के चारों तरफ, तो उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड हैं। तो ये कोरोनर मास इंजेक्शन उनको जो है बड़ा खतरा हो जाता है, उनसे एस्ट्रोनॉट भी रह रहे हैं। क्या है ये, मतलब ये जो ये बेसिकली क्या है, जो सन जो है मोस्टली प्लाज्मा का बना हुआ है। प्लाज्मा जो है एक तरह जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट है, उससे चौथी स्टेट है प्लाज्मा। ठीक है, जिसमें आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं ये। और जब ये निकलते हैं तो ये जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से जो है अगर टकराते हैं तो ये उसको पूरा खराब कर देते हैं। और अभी तो पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पे ही बेस्ड, पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड चल रही है। ये जो हम इंटरव्यू कर पा रहे हैं ये माध्यम भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का है। ये जो भी हम इंटरव्यू दिखा रहे हैं ये भी सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। तो सब कुछ बंद हो जाएगा अगर ऐसा कोई होता है तो उसके लिए क्या होता है, जैसा कि अब आप जानते ही हैं सुनामी आती है, टोर्नेडोज आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक अलर्ट सिस्टम होता है कि भाई सुनामी आने वाली है, हम अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो आदित्य L1 जब सन की स्टडी कर रहा होगा, इसमें कुछ जो इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि कोरोना, जैसे अभी मैंने बताया VELC जो है, जो कि कोरोनर मास इजेक्शन के बारे में जो है स्टडी करेगा। इसके अंदर जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है ये जो है कोरोनर मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। ठीक है। तो ये हमको एक अलर्ट दे पाएगा। ये इतनी क्लोज होगा उसके कि ये हमको अलर्ट दे पाएगा कि भाई ऐसा फिनोमेना होने वाला है, ये इतना एनर्जेटिक फिनोमेना आने वाला है कि हमको इससे सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए। कुल मिला के देखिए अमन जो फिलहाल कहना चाह रहे हैं वो ये है कि सूरज जो है वो इस तरीके की, जैसे इन्होंने, आप एक बार ये तस्वीर से देखिए कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो सूरज जो है ना जैसा गोल हमें दिखता है, मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये इसके लेयर्स बाहर की, आपको अपने आप जब देखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि इसे लगातार बाहर की तरफ लेयर्स आती जा रही है और कई बार ये सूरज से बाहर आती हैं, अर्थ की तरफ भी आती हैं। अभी अर्थ के आसपास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है जो अर्थ को इनसे बचाता है, पर क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं जहां पर कुछ भी सर्टेन नहीं है, कल अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि उस मैग्नेटिक फील्ड का शील्ड हमारे पास नहीं रही या वो नहीं रहा, जैसे कि स्पेस में हमने देखा है चेंजेस होते रहते हैं, तो ऐसे में आदित्य L1 मिशन की जो ऑब्जर्वेटरी वहां जा रही है वो आपको एडवांस में बताएगी कि ये अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि हमको अभी, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, सुनामी के लिए पता चल जाता है, वार्निंग्स मिल जाती है, मौसम के लिए पता चल जाता है कि भारी बारिश होने वाली है, तो ऐसी ही जानकारी वो देगा। और वो इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि इसका असर हम पर सीधे तौर पर पड़ेगा। जो भी चीजें आज की डेट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप्स, फोन, जीपीएस, हर चीज पर उसका असर पड़ेगा क्योंकि वो सब काम करना ठप कर जाएंगे। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने बताया पहला इसका पेलोड। और क्या है? दूसरा पेलोड है SUIT। ये एक तरीके से टेलीस्कोप है ये, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट में काम करेगा। जैसे कि हम जो लाइट देख पाते हैं वो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कहते हैं। कई तरीके की लाइट जो है हमारे पास आ रही होती हैं, लेकिन हमारी आंखें जो है ना सिर्फ छोटी सी लाइट देख पाती है, 7 कलर हम देख पाते हैं, सिर्फ वही देख पाती है। ठीक है, जैसे ऐसी ही एक लाइट है UV लाइट, UV। तो ये टेलीस्कोप उस रोशनी में उस लाइट को देखेगा जो सन से आ रही है। ठीक है। हाँ, अगला पेलोड है हमारे सोलेक्स और हेलियोक्स। तो ये 2 स्पेक्ट्रोमीटर हैं जो कि एक्सरे को स्टडी करेंगे, अलग अलग एनर्जी की, लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी के एक्सरे जो सोलर विंड से आ रहे हैं ये उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद है एस्पेक्स एंड पापा। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नाम है पापा। तो बेसिकली एस्पेक्स क्या है, ये दोनों जो है प्लाज्मा और जो पार्टिकल सोलर विंड से आ रहे हैं उनको स्टडी करेंगे, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है। लास्ट का जो हमारा पेलोड है वो है मैग, जो कि एक मैग्नेटोमीटर है, जो कि आदित्य L1 जो L1 पॉइंट है वहां तक जो है सन की मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको स्टडी करेगा ये। ठीक है। तो आपसे मैंने टेम्परेचर के बारे में तो पूछा, पर एक अगर हम बात करें कि एस्टिमेटेड टेम्परेचर जिस पॉइंट पे हम जाने का सोच रहे हैं कितना होगा तकरीबन, कुछ आइडिया? ऐसे सच आइडिया कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो हमारा सन है उसका जो फोटोस्फीयर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है।
ठीक है, और हम इतना क्लोज जा रहे हैं तो टेम्परेचर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब ये सब चीजें जो हैं, जी हाँ, अच्छा, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज़ होने वाले हैं। देख सकते हैं इनमें भी ये सब फॉइलिंग की गई सारे है। फॉइलिंग की गई है, सबको फॉइल किया गया है टेम्परेचर से बचा के रखने के लिए। देखिए ये देख जो तमाम सकते गोल्डन हैं चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये सारा इंसुलेशन का काम इंसुलेशन का काम ताकि जो टेम्परेचर है अंदर का वो मेंटेन रहे, जले नहीं, क्योंकि हम सूरज की बात कर रहे हैं, हम चांद की बात नहीं कर रहे। जहाँ पर लूनर डे में जाए तो मैनेज हो जाएगा, लूनर नाइट में जाए तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इसके अलावा एक तस्वीर मैंने शायद सबसे पहले इसमें देखी थी, जिसमें ये यहाँ पर जब हम बात करें तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन अगर आप कर पाएं कि कितना डिस्टेंस है। हाँ, जो L1 पॉइंट है वो L1 पॉइंट धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। हाँ, ठीक है, जो ये पॉइंट है L1 पॉइंट जो है जो ये पॉइंट है L1 पॉइंट, ये धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, ठीक है, तो अब देखिए कितना दूर का डिस्टेंस है, लेकिन ये बाकी पॉइंट से क्लोजेस्ट भी है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो आदित्य L1 को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 4 महीने का टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली। 4 महीने का वक्त, महीने का वक्त लगेगा उसको। और जनरली अगर बात की जाए तो जो ऑब्जर्वेटरीज भेजी जाती हैं कितने टाइम तक रहती हैं स्पेस में? ऑब्जर्वेटरी का काम तो ऑब्जर्वेशन का होता है, वो लॉन्गर टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं। हाँ, ताकि वो लंबे टाइम तक उसके रिजल्ट्स जो हैं जी वो हाँ, काफी लंबे टाइम तक जो है उनके रिजल्ट्स आते रहे। हाँ। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, वो सब उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे सन। ठीक है, काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो जो बाकी देश जिनके मिशन अभी गए हैं, अभी तक जा चुके हैं सोलर मिशंस के लिए, तो वो किन L1 पॉइंट पे ही रहते हैं या किसी और पॉइंट पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि L1 पॉइंट पे रहते हैं। जैसे मैं अगर सोलर पार्कर प्रोब की बात करूँ, नासा का जो प्रोब है, तो वो L1 पॉइंट पे नहीं गया है, वो सन के पास गया है, बहुत क्लोज गया है, ऑर्बिट करके वो फिर वापस निकल के आया है। ठीक है, तो फिलहाल जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, 1.5 मिलियन किलोमीटर 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है, जहाँ पर अमन बता रहे हैं कि जो टाइम है वो तकरीबन जो लगने वाला है वो 4 महीने का पहुंचने का लगने वाला है। और लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें इसमें, एक तस्वीर जो थी, हाँ, ये आप अगर देखें तो इससे थोड़ा मोटे तौर पर समझ आ जाएगा कि क्या पेलोड्स है, कैसे क्या है। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीस्कोप है। हाँ। ठीक है, ये हमारा जो क्रोनोग्राफ है यहाँ पे, और ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं, स्विज और स्टेप्स, ये दोनों मिला के हमारा एस्पेक्ट बनता है। हाँ। जो कि ये दोनों स्पेक्ट्रोमीटर ही हैं एक तरीके से। ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हाई एनर्जी एक्सरेज को स्टडी करेगा। ये हमारा प्लाज्मा एनालाइजर है जो कि आदित्य L1 में है। और ये जो है मैग्नेटोमीटर है, ये एक रॉड है। ये रॉड ऐसे खुलेगी और इस रॉड में जो अगर मैं आपको दिखाऊं आदित्य L1 की फोटो, तो जैसे ये जो रॉड आप देख पा रहे हैं, ये जो रॉड देख पा रहे हैं, ये है मैग्नेटोमीटर। इसके यहाँ पे और यहाँ पे ये आदित्य L1 से 6 मीटर की दूरी पे और उसके बीच में 3 मीटर की दूरी पे ये 2 मैग हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। तो यहाँ जिस पॉइंट पर L1 है वहाँ से सूरज की दूरी तकरीबन कितनी होगी? आप देखिए, जो सन है और अर्थ है, दोनों के बीच का जो गैप है वो 150 मिलियन किलोमीटर का है। ओके, ठीक है, तो जो आदित्य L1 है वो उसका अप्रोक्स 1% ही है सिर्फ। अच्छा, उनके बीच ये सिर्फ 1% डिस्टेंस है, तो बहुत डिस्टेंस है उसके बीच में भी। ठीक है, अब सबसे अहम सवाल, क्या कोई रिस्क है इस मिशन में? हाँ, रिस्क देखिए, कोई भी स्पेस मिशन विदाउट रिस्क का नहीं होता है। सारे स्पेस मिशन में रिस्क कोई ना कोई होता है, इसमें भी रिस्क है। सबसे बड़ी बात देखिए, आप जो भी अभी चीज़ मैंने बताई कि कोरोनल मास इजेक्शन, क्या तो उस टाइम पे कोई ऐसे सोलर विंड्स ना हो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट को ख़राब कर दे। ठीक है, जो भी हमने ये इम्पोर्टेंट सवाल है अमन, क्योंकि जिसकी स्टडी के लिए ये जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इस बीच, ये जिस पॉइंट को आप बोल रहे हो, इस बीच अगर जिसको स्टडी क्या आपने उसका नाम बताया? कोरोनल मास इजेक्शन। हाँ, तो कोरोनल मास इजेक्शन अगर इस बीच हो जाता है तो स्पेसक्राफ्ट जो यहाँ पर इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जहाँ आसपास है, उन सब पर असर पड़ेगा? असर पड़ता है, लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हद तक हमको बचा लेती है इन सब चीज़ों से। L1 क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर है? जी हाँ, जहाँ तक मेरा ध्यान है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये चलिए आपको बताया आदित्य L1 मिशन से जुड़ी हुई चीज़ें। उम्मीद है कि आपको थोड़ा एक फेयर आइडिया आया होगा कि L1 मिशन आदित्य आखिर है क्या। हम यहाँ पर सूरज से जुड़ी हुई चीज़ें और ख़ास तौर पर जैसे इन्होंने बताया कि एक खास तरीके
तरीके की लाइट और जो फ्लेयर्स सन पास करता है जो कि अर्थ को डायरेक्ट हार्म पहुंचा सकती है, लेकिन फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ उस पर बचा हुआ है। उसको स्टडी करने और उसके बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन देने का मुख्य तौर पर आदित्य L1 मिशन काम करने वाला है। और फिलहाल जिस तरीके की दूरी है तो बताया जा रहा है कि 4 महीने का समय आदित्य जो L1 मिशन का जो ये ऑब्जर्वेटरी है इसको L1 पॉइंट पर पहुंचने में 4 महीने का समय लग सकता है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।